नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए दिन भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक अवैध तमंचा, चोरी की 2 लाख नगद व 50,000 रुपये का जेवर बरामद किया गया है। तो ही थाना सरायमेर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 63 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब 3 कंटेनमेंट राजस्व ग्राम है। पहले चक सिक्टी को लेकर 4 थे। या प्रोटोकॉल के हिसाब से चक सिक्टी इससे बाहर हो चुका है, तो वहां की रिपोर्ट सीएमओ से मांगी जा रही है। अगर कोई केस नहीं आया तो चक सिक्टी को कंटेनमेंट एरिया से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। चकसिकटी को मिलाकर 4 बने। चकसिकटी, नेतूर, जियापुर दक्षिणी और आज ये जमालपुर बेलखरा। लेकिन जो वर्तमान मानक है उसके हिसाब से चकसिकटी अब उस दायरे से बाहर हो गया है। उसको औपचारिक रूप से मुझे सीएमओ से रिपोर्ट लेके घोषित करना है, लेकिन जो शासनादेश है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार वो बाहर हो चुका है। क्योंकि पहले 28 दिन का था डिस्चार्ज होने से, लेकिन अब प्रोटोकॉल ये है कि जिस दिन लास्ट सैंपल आया हो जिसका पॉजिटिव, उससे 21 दिन, तो उस हिसाब से चकसिकटी अब 26 दिन हो गया है। तो मैं सीएमओ से रिपोर्ट मांगा हूँ, कोई केस वैसा 22 तारीख के बाद कोई सैंपल गया हो, रिजल्ट आया है नहीं आया है। अगर ऐसा कोई केस नहीं होगा तो वो दायरे से बाहर हो जाएगी, तब 3 बचेंगे। और चूंकि एक केस ही हैं, इसलिए सिर्फ राजस्व ग्राम को हम करते हैं कंटेनमेंट जोन। इसमें 1 किलोमीटर वाला फार्मूला लागू नहीं होता है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोल्हपुर सिमरी गांव में 7 मई को दबंग ग्राम प्रधान ने बदमाशों संग लाठी डंडे से लैस होकर गांव निवासी बलदेव शुक्ल के घर पर धावा बोले। पूरे परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा। इस मारपीट में बुरी तरह घायल अश्विनी शुक्ल व नीतीश शुक्ल अभी भी सदर अस्पताल में जीवन मौत से जंग लड़ रहे हैं। उस समय सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच तत्काल घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और प्रधान समेत उनके आधा दर्जन समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया। मामले को ठंडे बस्ते में डाल हाथ पर हाथ धरे बैठे गए घटना को 12 दिन बीत जाने के बाद भी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। जब हमने बात की पीड़ित बलदेव शुक्ल से, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग दहशत के कारण रात भर जाग रहे हैं। पीड़ित परिवार की महिलाएं डर के कारण सदर अस्पताल में घायल परिवार वालों को देखने नहीं जा पा रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। मैं बलदेव शुक्ला, ग्राम कोलपुर पोस्ट सोनहरी, थाना निजामाबाद। 7 तारीख को ग्राम प्रधान और उनके साथियों द्वारा मेरे घर में घुसकर पूरे परिवार को मारा पीटा गया था, जिस पर शासन प्रशासन ने आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की और नहीं तो राजनीतिक दबाव में इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। जो कि आज इस प्रकरण को 12 दिन हो गया। हमारे घर के 2 बच्चे आज भी ज़िंदगी और मौत के बीच जिला अस्पताल में लड़ रहे हैं। कृपया हमारी मदद की जाए। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने पर जिलाधिकारी ने मुस्लिम भाइयों को एक प्यारा सा संदेश दिया है कि आप सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इसके लिए नए कपड़े ना खरीदें और बाजारों में भीड़ न लगावें। घर पर ही नमाज अदा करें, ईद घर में ही मनावें, किसी से गले ना मिले, फ़ोन से सबको रमजान की बधाई दें। कोरोना से बचने के लिए आप मेरे संदेश को अमल में लावें। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। जैसा कि आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है और दूसरी तरफ मौलिक मर्ज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो कि आलम इंसान के लिए परेशानी का सबब है। इस मर्ज से बचने का जो सबसे कामयाब तरीका है वो समाजी दूरी है। लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि शब कद्र और आखिर की दूसरी ताक रातों में लोग घरों पर ही इबादत करें। इस ईद नए कपड़े न खरीदें, पहले के साफ लिबास ही पहनें,
बिला ज़रूरत खरीदारी के लिए बाज़ारों में भीड़ न लगाएं। जुमतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज भी बराए मेहरबानी घर पर ही अदा करें। मस्जिद या ईदगाह में न जाएं। ईद के दिन अपने घर वालों के साथ ही खुशियां मनाएं। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को फ़ोन पर ही मुबारकबाद दें। गले मिलना और मुसाफा करने से पूरी तरह परहेज़ करें। किसी को घर ना बुलाएं और ख़ुद भी किसी के घर न जाएं। अभी तक आप हजरात ने पहले कोरोना से मुताल्लिक बताई गई सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया है। उसी तरह आप सभी से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनी खिदमत जारी रखें। आइए हम सभी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मौके पर इस बीमारी के खात्मे की दुआ करें। शुक्रिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि रौना पार में एक सिपाही का भाई पॉजिटिव आया है, जिसको मैंने सीएमओ को कह दिया है कि वो कांस्टेबल को क्वारंटाइन करते हुए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दे। तो वही उन्होंने बताया कि अमेठी में तैनात सिपाही जो पॉजिटिव था और घर आने पर घर आया था, उसके परिवार का भी जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक ट्रांसफर रोकने के लिए परहेज, सावधानी और सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि एक सिपाही हैं, उनके भाई पॉजिटिव आए हैं, तो उनके संपर्क में उनके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमारे सीएमओ को जानकारी दे दी गई है और उन्होंने उस पुलिस को भी, कांस्टेबल का भी सैंपल क्वारंटाइन करके भेज रहे हैं। ऐसे कोई भी केस आते हैं सामने जिसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग में ऐसे पर आते हैं प्रकरण, तो हम लोग तत्काल उनको क्वारंटाइन करके सैंपल भेजते हैं। आपको स्मरण होगा कि एक सिपाही मेनगर क्षेत्र के बासुपुर के अमेठी में स्वयं पॉजिटिव पाए गए थे, जो यहाँ फैमिली में रह के गए थे। उनकी फैमिली के भी 8 लोगों का हमने कराया था, जिनके सबके परसों रिजल्ट नेगेटिव आ गए थे। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए उनका सैंपल करना, उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर इस तरह केसेस आते हैं तो हमें घबराने की बजाय परहेज रखते हुए, सावधानी रखते हुए सतर्कता से कार्रवाई करने की जरूरत है। लॉकडाउन को देखते हुए संस्था सनातन वेलफेयर क्लब ने रानी की सराय थाना के अंदर बाहर आवास, कार्यालय तथा वाहन आदि को विधिवत सैनिटाइज किया। वाराणसी में पुलिस लाइन स्थित औषधालय में समस्त स्टाफ और कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया, जिसमें संस्था के मुख्य सदस्य शक्ति सिंह, नवीन सिंह, अभिषेक सिंह, सौरभ, दीपक राय, अन्य सहित कई लोग उपस्थित थे। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जनपद की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए ग्राम प्रधानों की तरफ से उपलब्ध कराई गई कार्य योजनाओं के टेंडर प्रकाशन कराए जाने में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराए जाने हेतु मंडलीय जांच समिति का गठन करते हुए जांच समिति को 1 सप्ताह के अंदर स्पष्ट संस्तुति के साथ रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नगर के मोहल्ला गुरु टोला निवासी अनिल कुमार मिश्र द्वारा मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि जनपद आजमगढ़ की 1871 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए ग्राम प्रधानों की तरफ से कार्य योजना ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को दी जाती है, जिसका टेंडर के माध्यम से प्रकाशन सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में कराया जाना चाहिए। परंतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर अपने निहित स्वार्थ में बहुपठनीय समाचार पत्रों के बजाय मात्र कागजों में चल रहे ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है, जिसके बारे में संबंधित गांव की जनता के साथ ही अन्य व्यक्ति को भी जानकारी नहीं होती। शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रक्रिया में करोड़ों के घोटाले की आशंका व्यक्त करते हुए जांच कराए जाने की मांग की गई है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में इंगित की गई शिकायत के प्रति पूरी गंभीरता दिखाते हुए मंडलीय जांच समिति का गठन कर दिया है। मंडलायुक्त ने गठित समिति को निर्देशित किया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की गहनता से जांच कर रिपोर्ट स्पष्ट संस्तुति सहित 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्रक दिया। पत्रक में मांग की गई है कि कचहरी को खोला जाए या प्रत्येक अधिवक्ता को राहत आपदा कोष से न्यूनतम 15,000 रुपये माहवार क्षतिपूर्ति प्रदान करने की मांग की गई। पत्रक में राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय का जनपद में असामाजिक एवं दबंगों द्वारा कमजोर लोगों की जमीनों, संपत्तियों पर किए जा रहे अवैध कब्जों एवं पुलिस राज्य कायम होने का सवाल भी उठाया गया है।
प्रतिनिधिमंडल में हवलदार यादव, सच्चिदानंद राय, अनिल कुमार राय एवं माया शंकर सिंह अधिवक्तागण शामिल थे। न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह अच्छा था। न सिविल कोर्ट चल रहे हैं, न रेवन्यू कोर्ट चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादकारियों के साथ जो कमज़ोर लोग हैं, दबंग लोग, उनके साथ हम न्याय कर रहे हैं, जबरन उनकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं और इस तरह की दूसरी तरफ अधिवक्ता केसेस में लगे हैं न्याय दिलाने। वह करीब 2 महीना होने जा रहा है, उनका काम आप नहीं हो पा रहा है। जल्दी आओ। जो हमारे न्यायिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी तो तनख्वाहें बंद हैं, लेकिन अधिवक्ता के रोज कमाते खाते हैं, उनकी आमदनी पूरी तरह बंद है। ऐसी स्थिति में हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग किया है, हम लोगों ने अधिवक्ताओं की तरफ से, या तो पूरी सुरक्षा के साथ हमारे न्यायालय खोले जाएँ, और अगर खोलना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में हर अधिवक्ता को प्रति माह कम से कम करोड़ हजार क्षतिपूर्ति के रूप में दी। दीदारगंज थाना अंतर्गत निकासीपुर गांव की नहर की पुलिया के पास में बोरे से बंधी लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर दीदारगंज थाने की पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। थाना अध्यक्ष दीदारगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिसकी हत्या 4-6 दिन पहले की हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसका उम्र 40 वर्ष से करीबन बताया जा रहा है। रंग सांवला है। गर्दन पर बनी हुई रस्सी से कटे का निशान जो कि लाश के सड़ने से होना प्रतीत हो रहा है। लाश को रस्सियों से जकड़कर मारकर लाल व हरे रंग के बिस्तर में लपेटकर बोरी में भरा गया था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चेहरे के सड़ जाने व कीड़े पड़ने की वजह से आदमी की पहचान नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के सामने पंचनामा बनाकर लाश शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने बताया कि गांधीगिरी टीम द्वारा एक छोटा सा प्रयास अपनी व्यथा, अपनी स्थिति, अपनी भूख को बताने में असमर्थ लॉकडाउन 2 से बेजुबान जीवों को भोजन कराने के साथ इस तड़पती गर्मी में इनकी प्यास बुझाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में पानी पीने का पात्र नगर के प्रमुख जगहों पर लगाया जा रहा है, जो आगे भी लगाया जाएगा। युवा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने बताया कि अपनी व्यथा, अपनी स्थिति, अपनी भूख को बताने में असमर्थ इन बेजुबान जीवों के लिए की जा रही है। आप अपना नाम बताइए। मैं घनश्याम गुप्ता, परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम से युवा प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम लोग लॉकडाउन 2 चरण से जब से लगा हुआ था, उस समय हम लोग बंदरों को भोजन कराने का कार्य कर रहे थे, गायों को, कुत्तों को। अच्छा। उसी क्रम में हम लोगों ने सोचा कि इस जो गर्मी पड़ रही है, उसमें इनकी प्यास बुझाने की भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने हौदी, जो जानवर पानी पीने का पात्र, नगर के प्रमुख जगहों पर लगा रहे हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन में आप लोग क्या करते थे? जैसे किस तरीके से जानवरों को, बंदरों को क्या खिलाते थे? लॉकडाउन में बंदरों को केला, चना, खीरा और कुत्तों को बिस्किट, और गायों को चोकर, पालक, टमाटर, हरी सब्जियां। ये आप लोग प्रतिदिन ऐसा करते हैं? जी। इसके लिए लॉकडाउन 2 से हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि इस लॉकडाउन में मनुष्य अपनी व्यथा, अपनी स्थिति को बता सकता है, परंतु ये बेजुबान जानवर अपनी स्थिति। प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम ने बताया है कि दिनांक 17 मई 2020 को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक आजमगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पर विभिन्न प्रदेशों, जनपदों से कुल 2420 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। रोडवेज बस स्टेशन आजमगढ़ पर आने वाले प्रवासी मजदूर यात्रियों में महाराष्ट्र से 786, हरियाणा से 814, गुजरात से 372, कर्नाटक से 5, हापुड़ से 3, नोएडा से 16, दिल्ली से 235, आंध्र प्रदेश से 1, पंजाब से 67, चंडीगढ़ से 1, राजस्थान से 8, गाजियाबाद से 101, मध्य प्रदेश से 4, उत्तराखंड से 5, बिहार से 1 तथा जम्मू कश्मीर से 1 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। उपरोक्त व्यक्तियों में 9 छात्र हैं, शेष 2411 श्रमिक व उनके परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 मई 2020 को सायं 6 बजे से दिनांक 18 मई 2020 को प्रातः 6 बजे तक रोडवेज बस स्टेशन आजमगढ़ पर विभिन्न राज्यों, जनपदों से कुल 2000 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें गुजरात से 548, महाराष्ट्र से 407, पंजाब से 310, दिल्ली से 235, हरियाणा से 134, हिमाचल प्रदेश से 6, राजस्थान से 9,
पश्चिम बंगाल से 39, चंडीगढ़ से 51, कर्नाटक से 27, केरल से 33, गाजियाबाद से 133, गौतम बुद्ध नगर से 16, सहारनपुर से 2, मेरठ से 10 तथा मथुरा से 40 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। उक्त सभी प्रवासी मजदूर यात्रियों को ब्रेकफास्ट लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया एवं उन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालयों के शेल्टर होम पर भेजा गया, जहां पर उनका पूर्ण विवरण दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही तहसील स्तर से राशन किट उपलब्ध कराया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उन प्रवासी श्रमिकों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाता है। इधर 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, एक महाराजपुर का है तो दूसरा जमालपुर का। इनके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन दोनों पॉजिटिव केस को मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। आगे बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक कुल 1678 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें अधिकांशतः के सैंपल आ चुके हैं। कुछ सैंपल का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें से 12 पॉजिटिव थे, 2 और आज पॉजिटिव निकले हैं। कुल संख्या 14 हुई, जिसमें से दिल्ली से संक्रमित होकर आया व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, जिसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और 8 पहले से ही नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब जनपद में पॉजिटिव केस की संख्या 5 रह गई है। जिलाधिकारी ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जनपद में जो प्रवासी श्रमिकों का सिलसिला जारी है आने का, उसमें से लक्षण के आधार पर जिनमें संदिग्धता पाई जाती है उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और कुछ का रैंडम सैंपल भी लिया जा रहा है। उन्हीं में से 14 तारीख को 37 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 34 सैंपल नेगेटिव आए और 1 सैंपल अभी अवेटेड है और 2 सैंपल जो मुंबई से आए हुए प्रवासी श्रमिक थे उनका आज सुबह पॉजिटिव मिला है, रिजल्ट आया है। उसमें से एक व्यक्ति महराजपुर के बरवा के हैं, लेकिन उनके साथ अच्छी बात ये रही कि वो खुद सावधानी बरते थे और वो सीधे गांव न जाके घर में किसी से ना मिलकर वो शेल्टर होम का पता करके गए थे और 1 घंटे बाद ही शेल्टर होम से उन्हें सर्दी जुकाम था तो हॉस्पिटल क्वारंटाइन लालगंज में कर दिया गया था। उनका सैंपल पॉजिटिव आया है, उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। लेकिन चूंकि वो गांव नहीं गए थे और गांव या घर के भी किसी के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए गांव को कंटेनमेंट जोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरे जो एक श्रमिक हैं प्रवासी, वो जमालपुर बेलखरा तहसील निजामाबाद ब्लॉक मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। वो ट्रक से आए थे चंदवत, वहाँ से एक निजी वाहन करके 3 लोग आए थे गांव। उसमें से एक व्यक्ति गौरा के थे और एक व्यक्ति दिलौरी। ये जमालपुर बेलखरा, इनका पॉजिटिव आया है। चूँकि ये अपने गांव कुछ घंटों के लिए अपने घर चले गए थे, हालांकि कुछ घंटों के लिए गए, फिर आकर के हॉस्पिटल चले और वहीं से क्वारंटाइन कर दिए गए शिवालिक में। लेकिन कुछ घंटों के लिए गांव चूँकि चले गए थे, इसलिए उस गांव को हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया है और वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद ने बताया है कि दिनांक 18 मई 2020 को सुबह 6:40 पर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लुधियाना से कुल 1333 प्रवासी मजदूर यात्री रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पहुंचे, जिसमें 1252 आजमगढ़ के तथा 81 अन्य जनपद के हैं। उक्त प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही उक्त सभी प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित तहसील के शेल्टर होम में भेजा गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन पर ही जिला प्रशासन काम करता है। अभी प्रदेश सरकार से कोई लॉकडाउन 4 संबंधित कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, इसलिए जो लॉकडाउन 3 में परमिशन थे वही परमिशन लॉकडाउन 4 में भी रहेंगे। जितनी छूट दी जा चुकी है सामुदायिक संक्रमण से बचने के लिए
निकट भविष्य में भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। 30 अप्रैल से अब तक 71,000 से ऊपर प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं। अब एक हफ्ते तक यह संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो जाएगी। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। लॉकडाउन 4 में जो प्रोहिबिशन लॉकडाउन 3 में थे वो लगभग यथावत वही हैं। अभी प्रदेश सरकार से आदेश प्रतीक्षित है। भारत सरकार का ये हमने भी देखा है। हम लोग जो निर्णय लेते हैं प्रदेश सरकार के इस पर लेते हैं, लेकिन जितनी छूट इस जनपद को पहले ही दी जा चुकी है, जिलाधिकारी के रूप में जनपद के सामुदायिक संक्रमण की किसी भी संभावना से बचाने के लिए जो मेरा मत है कि अगली कोई भी छूट निकट भविष्य में नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए क्योंकि जो प्रवासी श्रमिकों का एक बहुत बड़ा सैलाब 30 अप्रैल से लेकर आज तक सिलसिला जारी है। कल शाम तक लगभग 32,000 लोग नियमित साधनों से और 39,000 लोग अपने निजी साधनों से जनपद में आ चुके हैं। ये सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि यह हम लोग अगर 25 मार्च से तुलना करेंगे, गणना करें, तो हो सकता है अगले एक हफ्ते तक जो ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक हम 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब तक इनका होम यूपी के पीलीभीत में मामूली कहासुनी को लेकर घर में घुसकर ग्रामीण माखन लाल की पीट कर की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। हत्या करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। पीलीभीत बरखेड़ा वार्ड नंबर 7 में बीती रात मामूली कहासुनी को लेकर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के ग्रामीण माखनलाल के घर में घुसकर पीट कर हत्या। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी जैनुल, शाहरुख, दानिश, छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष अलग समुदाय का है और मृतक पक्ष अलग समुदाय का है, जिसके चलते क्षेत्र में एक समुदाय के लोगों में आक्रोश है। मौके पर पुलिस तैनात है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम थे नहीं, हम नंसारम के हुए थे, ठीक है। हम अपने सिंगारे की तलैया सफा कर रहे थे, बैलगाड़ी उसमें हमारे मामा संग में आए हुए हैं। अभी भी मैं अभी आया 5 बजे, तब मुझे पता लगा। मैंने कुंडी खोल के हमारा भाई परा मरा हुआ। तो भैया क्या किसने मारा? इम्तियाज ने मारा है, ठीक। उनके दोनों लौंडन ने मारा है। इश्तियाक है, मुन्ना है और छोटू है, इनके जैनुल है और शाहरुख है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं वो बहुत दंश और झंझट झेलते हुए आ रहे हैं। उनके सामने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षक मित्र की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो प्रत्येक गांव में नियुक्त होंगे, जहां प्रवासी श्रमिकों की संख्या 10 होगी। शिक्षक मित्र प्रवासी श्रमिकों से वार्ता करें और वो क्वारंटाइन करें और श्रमिकों से मित्र की हैसियत से उनके दुख तकलीफ को जानें और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करावें और उन्हें कौन सा रोजगार देना है इसकी जानकारी ब्लॉक स्तर को दे। उसके बाद ये जानकारी सीडीओ के पास पहुंचेगा। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। उनको लेकर के 2 चुनौतियां सामने आ रही हैं। पहली चुनौती सामुदायिक संक्रमण न फैले, इसकी व्यवस्था, और दूसरी चुनौती कि वो बहुत सारे दंश झेलते हुए आए हैं, तो यहाँ आने के बाद उनका मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थापन, ये 2 चुनौतियां प्रमुख रूप से हैं। प्रथम चुनौती के लिए स्वास्थ्य की टीम, आशा, लेखपाल लगे हुए हैं, जो पर डे काउंट कर रहे हैं कौन लोग आए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना, फ्लायर, होम क्वारंटाइन कराना। और दूसरे फ्रंट पर व्यवस्थापन के लिए सेक्रेटरीज और ग्राम विकास और पंचायत विभाग को हमने लगा रखा है, ग्राम स्तर पर भी, उच्च स्तर पर। लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि एक ऐसे भी लिंक की ज़रूरत है जो इन प्रवासी श्रमिकों से इंगेजमेंट करे, जो इनसे वार्ता करे, जो इनकी काउंसलिंग करे, जो इनको होम क्वारंटाइन के महत्व को समझाए,
वो उसे हल्के में न लें या उसके प्रति लापरवाह न हो या उसको बोझ न समझें। साथ ही उनको योजनाओं की जानकारी हो सके कि जो यहाँ आए हैं तो हताश निराश न हो, उनके मन में क्या इच्छा है, क्या हुनर है, क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कल कि जितने भी गांवों में 10 से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं वहाँ पर एक शिक्षक को प्रवासी श्रमिक मित्र के रूप में तैनात करेंगे और उन शिक्षकों की सूची बन रही है। आज आदेश निर्गत हो जाएंगे, एक एक गांव में सूची निकाल लिया हमने और फिर उनकी ब्लॉक स्तर पर उन प्रवासी श्रमिक मित्रों का प्रशिक्षण करेंगे और वह शिक्षक एक समन्वयक के रूप में एक आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं वह दुख तकलीफ झेलते हुए पीड़ा के साथ आ रहे हैं, उनके साथ मानवता का व्यवहार करें, रोग से घृणा करें, रोगी से नहीं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जो प्रवासी श्रमिक हमारे आ रहे हैं स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक पीड़ाओं से गुजरते हुए आ रहे हैं और गांव में आने के बाद भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए गांव के लोग भी उनसे दूरी रख रहे हैं, रखना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ये दूरी घृणा का स्वरूप भी ले रही है, जिसके विषय में पहले भी अनुरोध किया था कि आप रोग से बचाव करें, रोगी से घृणा न करें और अभी जो रोगी नहीं है, जिसके अंदर संक्रमण नहीं है, उसकी संभावना मात्र से फिजिकल डिस्टेंस रखें, उनसे दूरी रखें भौतिक, लेकिन उनके साथ बर्ताव। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जनपद में बिना भूमि भवन वाले सभी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई कर आख्या 3 दिन में उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में स्थानीय रोडवेज निवासी एवं सेवानिवृत्त वैज्ञानिक लालता यादव ने गत दिवस मंडलायुक्त को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि सांसद विधायक निधि की लूट के संबंध में जनहित याचिका संख्या 15/18/2013 में हुए आदेश से जिलाधिकारी आजमगढ़ के यहाँ चल रही जांच पूर्ण होने के बाद भी बिना भूमि भवन वाले विद्यालयों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जनपद में कुल 21 ऐसे विद्यालयों को सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसके संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त विद्यालयों के नाम कोई भूमि नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने ऐसे विद्यालयों द्वारा निधि से प्राप्त की गई धनराशि को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा बिना भूमि भवन वाले कतिपय विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, परंतु कुछ विद्यालयों के लिए विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने प्राप्त शिकायत में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देश दिया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई कराते हुए कृत्य कार्रवाई से 3 दिन के अंदर अवगत कराए। जहानागंज से आजमगढ़ की तरफ से आ रही बोलेरो कुसरना गांव के समीप जैसे ही पहुंची तभी अचानक सड़क पार कर रही नीलगाय से टक्कर हो गई। बोलेरो बुरी तरह से पलट गई। उसमें सवार 2 महीने की नन्हे बच्चे संग 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, बाकी लोग सुरक्षित रहे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने तत्काल जहानागंज स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दी। सूचना पाकर स्वास्थ्य केंद्र से 2-3 डॉक्टर तो मौके पर पहुंचे, लेकिन यह मदद की जगह सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। मदद करना तो दूर, घायल लोगों को बिना हाथ लगाए वापस स्वास्थ्य केंद्र उल्टे पांव गए। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर स्वयं गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठे थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद की। यही नहीं, उन्होंने अपनी पुलिस वाली गाड़ी में घायलों को बैठाकर प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही यह विश्वास दिलाया कि जितना भी खर्च आएगा उसका खर्च मैं वहन करूंगा। ब्लॉक मोड़ पर स्थित एक निजी अस्पताल में मौजूद लोगों ने यह सुनकर जहां थानाध्यक्ष की प्रशंसा की, तो वही जहानागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की जमकर निंदा की। कुसरना गांव निवासी रामानंद यादव ने बताया कि लगभग 11 बजे जहानागंज की तरफ से आ रही बोलेरो जैसे कुसरना गांव के समीप पहुंची तभी नीलगाय सड़क पार कर रही थी। बोलेरो से जोरदार टक्कर हो गई और बोलेरो पलट गई है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में कोरोना महामारी के संकट काल में भाजपा द्वारा जरूरतमंदों की मदद करने का कार्य लॉकडाउन लगने के बाद से निरंतर जारी है। इस क्रम में सोमवार को भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा मजदूरों, कामगारों
जो अन्य प्रदेशों से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं को भोजन पैकेट, मास्क, बिस्किट, पानी और चप्पलों का वितरण शहर के मुख्य मार्गों पर पिछले 6 दिनों से लगातार किया जा रहा है। शहर के हाजीपुर चौराहे पर हरेंद्र चौहान और जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के नेतृत्व में, करतारपुर तिराहे पर नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में, पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता के द्वारा भवाली मोड़ पर, अभिनव श्रीवास्तव के नेतृत्व में रोडवेज पर, नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान के नेतृत्व में सिधारी चौराहे पर, जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में सिधारी चौबाना बस्ती के पास, पूर्व सेक्टर संयोजक दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में भंवरनाथ चौराहे पर, सनी सिंह के नेतृत्व में बनकट बाजार में, अखिलेश सिंह के नेतृत्व में रानी की सराय में, मनोज पाठक के नेतृत्व में भोजन पैकेट, बिस्किट, पानी, मास्क और चप्पलों का वितरण किया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए ग्राम स्तर पर खाद्यान्न वितरण में भूख रक्षा के लिए लेखपाल व सेक्रेटरी काम कर रहे हैं और 400 श्रमिकों पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। 5 गांव का निरीक्षण करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जो लेखपाल व सेक्रेटरी द्वारा श्रमिकों के साथ काम कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे और फीडबैक वीडियो के माध्यम से एसडीएम और सीडीओ को देंगे। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। ग्राम स्तर पर जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनके खाद्यान्न वितरण, भूख से रक्षा और योजनाओं से जोड़ने के लिए जो ग्राम स्तर पर लेखपाल और सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जैसे राशन की व्यवस्था में सुपरवाइजर्स हमने लगाया है कुछ राजस्व ग्रामों पर, क्लस्टर पर, और ब्लॉक लेवल पे 2 सेक्टर में डिवाइड करके सेक्टर ऑफिसर लगाया है और बीडीओ के माध्यम से एसडीएम फीडबैक लेते हैं। हमने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित चीज़ों के लिए भी उन्हीं नोडल अफसरों को सुपरवाइज़र के रूप में क्लस्टर के लगा दिया है ताकि वो सेक्रेटरी और लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों को हर लगभग 400-500 श्रमिकों पर एक सुपरवाइज़र होगा जो ईडीओ, जेई, एबीएस से रैंक के होंगे, जो उनसे निरंतर इंगेजमेंट करेंगे हमारे अफसरों से और प्रतिदिन 5 गांवों का निरीक्षण करेंगे और वहाँ से ग्रास रूट का फीडबैक वीडियो के माध्यम से एसडीएम और सीडीओ को देंगे।